नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीतकालीन समय शुरू होने वाला है और शीतकालीन समय में आप सब्जियों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और कम लागत में कम समय में बेहतर उत्पादन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के हमारे कार्यक्रम में यही विषय मुख्य है कि शीतकालीन सब्जियों में उत्पादन कैसे किया जाए, उनमें रोगों का नियंत्रण कैसे किया जाए और इसके अलावा अन्य विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भूमि बचाओ अभियान चलाया जाएगा। 3 बीज परीक्षण प्रयोगशाला राज्य स्तरीय होंगी। बीज उपचार के लाभ, चना में पोषक तत्व प्रबंधन और मेथी की उन्नत किस्में लगाएं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए 5 दिसंबर से विश्व मृदा दिवस से देश में भूमि बचाओ किसान बचाओ अभियान चलाया जाएगा। अनंत कुमार ने यह जानकारी भोपाल में हुई बैठक में दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में इस अभियान को व्यापक रूप से चलाया जाएगा। इसके लिए गांव-गांव में अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। बैठक में उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय से संबंधित प्रदेश की लंबित परियोजनाओं पर चर्चा की गई। उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि देश में रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से भूमि प्रदूषित हो रही है। यह अभियान भूमि और किसानों को बचाने के लिए चलाया जाएगा। अभियान में किसानों को नीम कोटेड यूरिया के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य शासन ने प्रदेश की 3 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित किया है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल, उज्जैन एवं इंदौर को राज्य स्तरीय बीज प्रयोगशाला का दर्जा दिया गया है। इन तीनों बीज प्रयोगशालाओं में किसी भी अधिसूचित किस्म के बीजों का विश्लेषण किया जा सकेगा। बीज जनित रोगों जैसे उकठा, जड़ सड़न आदि कीटों जैसे दीमक, कटुआ इल्ली, रस चूसक कीट आदि की रोकथाम करने का सबसे सस्ता व आसान तरीका है बीजोपचार। बीजोपचार करने से बीज का अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है। फास्फोरस घोलक सूक्ष्म जीव अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बीजोपचार कर बोनी करने से स्वस्थ एवं निरोग फसल प्राप्त होती है। सही विधि से बीजोपचार करने से फसल की उत्पादन लागत में कमी व उत्पादकता में वृद्धि होती है। अधिकांश कृषक बंधु जानकारी के अभाव में बीज को बिना उपचार किए या गलत विधि से उपचारित करते हैं, जिससे उत्पादकता में विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए बीज को बुवाई से पूर्व सही विधि से बीजोपचारित करें। फसलों के बीजों को उपचारित करते समय किसान भाइयों को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। बीज को सबसे पहले फफूंदनाशक दवा, फिर कीटनाशक व अंत में कल्चर से बीजोपचार करें। चने की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए चना में नत्रजन, स्फूर एवं पोटाश की मात्रा 20-50-20 किलोग्राम अनुपात में प्रति हेक्टेयर की दर से आधार खाद के रूप में देवें। नत्रजन एवं स्फूर की उपरोक्त मात्रा 100 किलो DAP से भी दी जा सकती है। सभी उर्वरकों की पूर्ण मात्रा बुवाई के समय दी जाती है। गोबर खाद, केंचुआ खाद अवश्य 2 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग करें। 2.5 किलो PSB एवं 2 किलो ट्राइकोडर्मा 50 किलो गोबर की गीली सड़ी खाद में 48 घंटे तक रखें। बोनी के एवं आखिरी जुताई के पूर्व इसे जमीन में मिला दें। चने से भरपूर उत्पादन लेने हेतु बोनी से पहले बीजोपचार अवश्य करें। मसाला फसलों में मेथी का प्रमुख स्थान आता है। मेथी की उन्नतशील किस्में लगाकर इससे अधिकाधिक उत्पादन पाया जा सकता है। मेथी की उन्नतशील किस्में सिलेक्शन 1, गुजरात मेथी 2, RMT 1, राजेंद्र क्रांति, हिसार सोनाली, कोयम्बटूर 1 आदि प्रमुख हैं। मेथी का बीज 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। बीज को बोने के पूर्व फफूंदनाशी दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। मैदानी इलाकों में फसल की बुवाई के लिए मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक का समय उपयुक्त रहता है। अधिक उत्पादन के लिए इसकी बुवाई पंक्तियों में 25 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी पर 10 सेंटीमीटर पौधे की दूरी के हिसाब से करना चाहिए। बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड का समय शुरू होने वाला है और ठंड के मौसम में जो कि सब्जियों के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है, आप बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। शीतकालीन सब्जियां ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, जो कि आपको ज़्यादा लाभ देकर जाती हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में हम यही जानकारी देंगे कि शीतकालीन सब्जियां कैसे उगाई जाएं, उनमें मुख्यतः रोगों का नियंत्रण कैसे किया जाए। आज का हमारा मुख्य विषय यही है कि आप अपने शीतकालीन सब्जियों में रोगों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा नेमा जी से। किसान भाइयों नमस्कार। खरीफ का मौसम समाप्ति की ओर है और अब बारी है रबी के मौसम की। तो आज हम आपको सब्जियों में होने वाले रोग और प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुषमा नेमा, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं JNKVV जबलपुर से। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शीतकालीन सब्जियों में कौन कौन से रोग होते हैं और उनका प्रबंधन किसान किस प्रकार से करें। शीतकालीन सब्जियों में मुख्यतः आर्द्रगलन रोग, सूखा रोग जिसे उकठा भी कहते हैं, फल सड़न रोग, मृदुरोमी लासिता, चूनी फफूंद रोग, फल गलन रोग और विभिन्न प्रकार के पत्ती धब्बा रोग का प्रकोप होता है, जो कि हमारी फसल को काफ़ी हानि पहुंचाते हैं और उससे हमें उपज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जी मैम। मैम, आर्द्रगलन रोग और आर्द्रगलन रोग ये क्या होते हैं? आर्द्रगलन रोग विभिन्न प्रकार की भूमिगत या बीज जनित फफूंदों के कारण होता है, जो कि बीज में उपस्थित रहते हैं या जमीन में रहते हैं। इनके कारण पौधे, छोटे छोटे नन्हे पौधे अंकुरण के पश्चात सूखकर मरने लगते हैं। पौधे को तना जो होता है वो गलने लगता है और पौधे ज़मीन पर गिर जाते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे सूखकर मर जाते हैं। इन रोगों का प्रकोप मुख्य रूप से पौध अवस्था में होता है। पौधशाला में जब पौधे नन्हे होते हैं तब इन रोग का प्रकोप अधिक होता है। जी मैम, किसान भाई इनका नियंत्रण किस तरह से करें, इनके रोग का प्रबंधन किस तरह से करें? इस रोग के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से हमें जो पौधशाला की मिट्टी है उसको उपचारित करना चाहिए। उसके लिए हम मृदा का सौर उष्मीकरण कर सकते हैं या उसमें ताम्रयुक्त कोई भी फफूंदनाशी या फॉर्मेलिन 1% घोल से मृदा को उपचारित करें। मृदा का उपचार हमको बीज लगाने से 15 दिन पहले करना चाहिए। उसके बाद हमको बीजों को उपचारित करके लगाना चाहिए। बीजोपचार के लिए हम मैनकोजेब या कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदनाशी दवा का 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कार्बेंडाजिम नामक दवा 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से भी बीजोपचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे ही हमको रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, ताम्रयुक्त फफूंदनाशी या मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर पौधों के आसपास अगर हम हजारे में भरकर छिड़काव करें तो भी हम रोग के प्रकोप को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। जी मैम, ये आपने अभी उकटा रोग और सूखा रोग का भी नाम लिया। ये उकटा रोग किस तरह से पौधों को हानि पहुंचाता है और ये किस अवस्था में उनको आक्रमण करता है?
उकठा रोग मुख्य रूप से जब फसल या सब्जियां फूलने और फलने की अवस्था में होती हैं तो अचानक पौधे सूखने लगते हैं। पौधों की जो चोटी हैं एकाएक कुम्हलाकर लटक जाती है और धीरे धीरे पौधे सूखने पीले पड़ के सूखने लगते हैं। जब हम ऐसे पौधों को उखाड़ कर देखते हैं तो इनकी जड़ों सड़ जाती हैं और उनसे एक लसलसा पदार्थ सा निकलता है और जड़ों को अगर हम सूंघ के देखें तो उनसे दुर्गंध आती है। ये जो उकठा जीवाणु जनित रोग है इसमें स्यूडोमोनास की जाति से ये रोग होता है और इस रोग के नियंत्रण के लिए हम सबसे पहले बीजों का गर्म जल से उपचारित करें। गर्म जल उपचारित करने के लिए 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर बीजों को 20 मिनट डुबोकर उसके बाद उसको कोई भी दवा जैसे प्लांटोमाइसिन है या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है उसके 0.02% घोल में बीजों को उपचारित करने के बाद लगाएं। इसके लिए पौधशाला की मिट्टी भी उपचारित होना चाहिए। उसके लिए हम स्वस्थ पौधशाला का प्रयोग करना चाहिए और रोगी पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम रोग प्रतिरोधी किस्मों का भी उपयोग कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मिर्च में है पूरी रेड है और टमाटर के लिए है हाइब्रिड 24, हाइब्रिड 36 इसका उपयोग कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक जातियों का लगा सकते हैं। जी मैम, अभी देखा जा रहा है कि किसान भाइयों के खेत में टमाटर और मिर्च मुख्यतः लगे हुए हैं। जी हाँ। और इनमें क्या होता है कि सड़ने की और झुलसन की, मतलब पौधे हाँ। जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, कहीं कहीं पत्तियां देखने में आती है, तो इसका क्या कारण है और इससे किसान कैसे इसका प्रबंधन करें? ये जो है एक पर्णकुंचन नामक रोग होता है। इससे पत्तियां छोटी और टेढ़ी मेढ़ी खुरदुरी टाइप की हो जाती हैं और बाद में ऐंठ कर मुड़ जाती हैं। कभी कभी पत्तियां हल्के पीले रंग की हो जाती हैं या कभी कभी गहरे हरे रंग की हो जाती हैं। उनकी शिराएं भी थोड़ी मोटी सी हो जाती हैं और ऐसे पौधों पे फूल और फल या तो बहुत कम लगते हैं या लगते ही नहीं हैं। ये जो रोग है विषाणु जनित रोग है जो कि एक प्रकार की सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। जो सफ़ेद मक्खी है वो रोगी पौधों से रस चूसकर बाद में स्वस्थ पौधों पर बैठती है और वहाँ पे रोग को संक्रमित कर देती है, पौधों को संक्रमित कर देती है, दूसरे पौधों को संक्रमित कर देती है और पौधों पे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। मैम, चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि फल और सब्जियों को विषाक्तता से बचाने के लिए कि किसान भाइयों को ऐसा कौन सा उपाय अपनाना चाहिए जो वो बाजार में जब फल सब्जियों को लेकर आए तो हम जैसे लोग जो इनके कीटनाशक प्रभाव से दूषित हो रहे हैं उससे बच सकें? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सोनाली जी। इसके लिए हमें आजकल जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनका जो छिड़काव करते हैं हम फल या सब्जियां तोड़ने से 10 से 15 दिन पहले छिड़काव बंद कर दें। और दूसरी बात है आजकल बाजार में बहुत सारे जो कार्बनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं उनका प्रयोग या जैविक कीटनाशक हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। कार्बनिक कीटनाशक में नीम के पदार्थ आ रहे हैं, जैसे नीम का तेल है, नीमाजोल है या एजेटिरेक्टिन है, बहुत सारे ऐसे नीम के पदार्थ आ रहे हैं, उनका छिड़काव कर सकते हैं। और हम शस्य क्रियाओं के द्वारा भी रोग को कम कर सकते हैं और उपज बढ़ा सकते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने, विषाक्तता को कम करने के कई उपाय हैं, लेकिन आपसे भी हमारी यही गुजारिश है कि जब भी आप सब्जियों फलों का उपयोग करें उसको ज़रूर 2-3 बार धो लें अच्छे से, तभी प्रयोग करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि यंत्रों के उपयोग करने से खेती किसानी करना बहुत ही सुगम और सुलभ होता जा रहा है। जितने आधुनिक उपकरण आप अपने खेतों में उपयोग करेंगे, उतने ही ज़्यादा लाभ आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, आज के हमारे कार्यक्रम में हम यही जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि कृषि उपकरणों का उपयोग कैसे किया जाए। आधुनिक कृषि उपकरण जो कि आपके खेतों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज इसी विषय पर और जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाई जानते हैं कि उन्नत कृषि यंत्रों में हमारे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल द्वारा बहुत सारे कृषि यंत्र विकसित किए गए हैं, जैसे कि हस्तचलित कृषि यंत्र, पशु चलित कृषि यंत्र। जो छोटे किसान हैं उनके लिए कृषि यंत्र काफ़ी उपयोगी पाए गए हैं, क्योंकि हमारे गांव में आजकल भूमि का बंटवारा हो गया है। इसके लिए सभी के लिए ट्रैक्टर खरीदना संभव नहीं है। तो जो हस्तचलित बुआई यंत्र हैं उसमें हम लोग डिबलर हैं, एक चक्री डिबलर रहता है, एक हस्तचलित डिबलर रहता है। इसमें दिन भर में लगभग आधा एकड़ की बोनी किसान भाइयों आप लोग आसानी कर सकते हैं। दूसरा, छोटे किसान जिनके पास में 5 एकड़ ज़मीन है उनके लिए पशु चलित कृषि यंत्र, हमारे गांव में आज भी पशुधन बहुत सारा उपलब्ध है, उसका हम लोगों को सही उपयोग करना है। इसके लिए हमारे बुआई यंत्र, जैसे आप ट्रैक्टर से सीड ड्रिल से बुआई होती है, उसी तरह के उन्नत कृषि यंत्र सीड ड्रिल पशु चलित बन गए हैं, उनके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो छोटे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसी तरह किसान भाइयों, जो उन्नत कृषि यंत्र हैं, सबसे पहले हम लोग हमारे मध्य प्रदेश में गेहूं और चने, ये प्रमुख फसलें हैं रबी में, इनके बारे में चर्चा करें। इसके लिए सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, ये किसान भाइयों इसका उपयोग बहुत ज़रूरी हो गया है। इसमें अलग अलग बक्से होते हैं, सीड का बीज का बक्सा अलग रहता है, खाद का बक्सा अलग रहता है। इसमें खाद मिला अच्छे से बोएंगे किसान भाइयों तो आपका खाद का पूरी तरह से उपयोग में हो पाएगा। इसी तरह रबी के फसलों के लिए भी रेज बेड प्लांटर मशीन है, काफ़ी उपयोगी पाई गई है। ये इस तरह की मशीन है जिसमें कि एक बेड पर 2 लाइन में बोनी होती है, जिससे कि जो भी फसल, जैसे आप गेहूं लगा रहे हैं या चना लगा रहे हैं, जिससे कि उसको प्रॉपर एरिएशन मिलता रहता है, जड़ों को हवा मिलती रहती है। और रबी के फसल में कभी कभी बारिश की स्थिति बनती है, तो उन जो नालियाँ रहती हैं, जो सिंचाई नालियाँ रहती हैं, वो जल निकास का नालियाँ का भी काम करती हैं। उसमें एक सिंचाई की नाली बचती है, जिससे कि हमारी लगभग 30 से 40% पानी की भी बचत होती है। दूसरा किसान भाइयों, चने की फसल में जहाँ जहाँ हमने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उपयोग किए गए हैं, इसमें उगरे की समस्या भी कम से कम रहती है। तो रेज बेड प्लांटर से किसान भाइयों और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोनी करें। इसी तरह किसान भाइयों, जहाँ जहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में धान का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो धान के कटाई के बाद में हम लोगों को बुआई के लिए काफ़ी कम समय रहता है। इसके लिए उन्नत कृषि यंत्र जीरो टिलेज मशीन को हमने परीक्षण किया हुआ है, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इससे हमारी समय की बचत होती है, पलेबा में जो पानी लगता है उसकी भी बचत होती है। और किसान भाई, इससे हम लोग 15-20 दिन पहले बोनी कर सकते हैं। इससे हमारे बीज का जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, समय की बचत होती है। और किसान भाइयों, 15 से 20 दिन पहले आप लोग जहाँ भी धान लगी हुई है या हमारे खेत में पर्याप्त नमी है जिससे कि हमारा बीज उग सकता है, वहाँ पर हम लोग जीरो टिलेज मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मशीन सीड ड्रिल की तरह ही रहती है, इसमें फरो ओपनर्स बिल्कुल पतले रहते हैं, चाकू की तरह रहते हैं, जिससे कि बुआई आसानी से हो जाती है। इसमें आपको किसी तरह की फील्ड प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी तरह किसान भाइयों, हमारे जब हम लोग बोते हैं, तो जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सरसों का एरिया भी है, रबी में मसूर का एरिया भी है, और हम लोग कहीं कहीं काबली चना भी लगाते हैं, जो बड़े साइज़ का चना रहता है। इसके लिए इनक्लेट प्लेट प्लांटर को काफ़ी उपयोगी पाया गया है। इनक्लेट प्लेट प्लांटर में अलग अलग तरह की प्लेट लगी रहती हैं, जो सीड के साइज़ के अनुसार उनको चेंज करते रहते हैं। इससे आप लोग पंक्ति से पंक्ति दूरी के साथ साथ पौधे की दूरी भी आप लोग फिक्स करते रहते हैं। एक उन्नत कृषि यंत्र केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में उपलब्ध है। इसी तरह किसान भाइयों, न्यूमेटिक प्लेट प्लांटर भी आधुनिक कृषि यंत्र है, इसका प्रयोग भी आप लोग करेंगे, जिससे कि आप लोग पंक्ति से पंक्ति के साथ पौधे की दूरी इसको भी आप लोग फिक्स कर सकते हैं। किसान भाई, जब हम लोग पौध लगाते हैं, तो पौध लगाने में जब हम लोग उसका रोपण करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो इसमें मजदूरों द्वारा बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसके लिए वेजिटेबल सब्जी रोपक यंत्र के रिजल्ट बहुत अच्छे पाए गए हैं, जिन कि आप जैसे आपका टमाटर हो गया, बैगन हो गया, इसकी आप रोप तैयार कर लीजिए। रोप के बाद में मशीन में 3 या 4 लेबर उसमें बैठ जाएंगे, उसमें रोपाई होती जाएगी।
इससे कि आपकी लेबर कास्ट की बचत होती है। इसी तरह किसान भाइयों, मालवा में हमारे जैसे आलू हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इसका भी काफ़ी ज़्यादा एरिया है। इसके लिए आलू प्लांटर, पोटैटो प्लांटर से आलू की बुआई करेंगे किसान भाइयों। इससे समय की बचत भी होती है और प्रति हेक्टेयर आपका खर्चा लगभग 800 से 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद, सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको जितने भी सुझाव हमने दिए, आप ज़रूर उससे लाभान्वित होंगे। हम ऐसी ही आशा करते हैं। और यदि आप कोई सुझाव भेजना चाहते हैं या हमसे कोई पत्राचार करना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।